नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक खास मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा ये आज का नहीं है या फिर आज ये चर्चा में नहीं है, ये काफ़ी पहले से ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। देश की जानी मानी कंपनी जो पतंजलि है, उसी के संदर्भ में एक मामला आज सुर्खियों में है। मामला क्या है? तो जो पतंजलि कंपनी है, इसने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि जिन 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित किए गए थे, उनकी बिक्री इस कंपनी ने रोक दी है। मामले को जानने समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले अगर बात करें तो पतंजलि कंपनी के लगभग 14 उत्पादों को उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। यही नहीं, इनसे संबंधित जो भी विज्ञापन है, इनसे संबंधित जो भी बिक्री है या जो स्टोर्स हैं, आउटलेट हैं, वहाँ से इनको हटाने के लिए कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे। इस कारण से अगर बात करें तो ये मामला काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि कंपनी ने इसकी अवहेलना की और इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो अवहेलना का मामला भी पतंजलि के ऊपर चल रहा है, जिसके कारण से ये लगातार सुर्खियों में है। तो आज के इस एपिसोड में इस पूरे मुद्दे को जानने समझने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़े हुए आखिर कौन से मामले हैं जो हमें जानने चाहिए, कौन से नियम है, कानून है जो हमें उस स्तर पे, जागरूकता के स्तर पे उनको जानना चाहिए। उन सभी बिंदुओं को हम संक्षिप्त रूप से देखेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। तो देखिए, न्यूज़ है स्टॉप्ड सेल ऑफ 14 प्रोडक्ट्स हुज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस वेयर सस्पेंडेड पतंजलि टू सुप्रीम कोर्ट। पहले हमने बताया कि जो भी पहले से इसके 14 प्रोडक्ट के जो लाइसेंस है, उनके विनिर्माण जो लाइसेंस है, उससे संबंधित क्या है कि पतंजलि ने कोर्ट में ये बताया है कि हमने उनकी बिक्री रोक दी है। अब देखिए, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मामला कैसे जुड़ता है, कैसे ये प्रारंभ हुआ था। तो अगर हम बात करें तो अपने देश में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था। किसने? तो जो योग गुरु रामदेव हैं, उन्होंने शानदार इनिशिएटिव लिया। क्या लिया? तो लोकल पर फोकस किया, यानी देश के अंदर ही निर्मित करने वाले जो उत्पाद हैं, जो उत्पन्न करने वाले उत्पाद हैं, जिसको हम स्वदेशी कह सकते हैं। और ये एक बड़ा रोल प्ले था रामदेव के तरफ। काफ़ी सराहना की गई कि अपने देश में ही क्या है कि प्रोडक्ट को बनाना। और इसका जो मूल उद्देश्य बताया गया कि जो विदेशी कंपनियां हैं, उनको बड़ी टक्कर दी जा सकती है अपने स्वदेशी जो उत्पाद हैं उनके द्वारा। और बात करें तो इस पैटर्न पे ये जो पतंजलि कंपनी है, ये आगे भी बढ़ी। स्वदेशी कई प्रोडक्ट इसने बनाए और वो जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी पॉपुलर हुए। और ये कंपनी जो रामदेव की कंपनी पतंजलि है, ये क्या है? एक ज्वाइंट वेंचर है। इसके और भी पार्टनर हैं, लेकिन अगर बात करें तो इस कंपनी ने बहुत सारे कह सकते हैं खाद्य जो सामग्री है, जो प्रोडक्ट है, मेडिकल से संबंधित जो प्रोडक्ट है, बड़े स्तर पे इनको लॉन्च किया और ये हमारे समाज में काफ़ी पॉपुलर हुए। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तो प्रोडक्ट इसके ऐसे हैं जो कि क्या है कि उनके सामने जो विदेशी कंपनियों के जो प्रोडक्ट है वो भी ठहर नहीं पा रहे। तो इस स्तर पे ये कहा गया कि नहीं, अपना जो देश है, अपने देश में भी अगर कुछ खास स्तरों पे कुछ मानकों को ध्यान में रखते हुए अपने देसी या कह सकते हैं कि घरेलू जो कह सकते हैं कि मटेरियल है, उसका उपयोग करते हुए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और उसका उदाहरण दिया गया पतंजलि, जो कि क्या है कि इसका जो मार्केट है वो तेजी से बढ़ते गया। यही नहीं, इन उत्पादों के साथ क्या है कि रामदेव ने जींस तक उतार दिया, यानी कि जो कपड़ा है, कपड़ा के मार्केट, कपड़े के फील्ड में भी ये उतरे। ये अलग बात है कि वो उस स्तर पे सफल नहीं हुआ। इसके जो आउटलेट हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगे। लेकिन अगर हम बात करें तो हम लोग भी अपनी, अगर पर्सनल मैं बात करूं तो मैं भी इसके कुछ जो उत्पाद हैं उनको पर्सनली लाइक करता हूं। और ये इसलिए भी बनता है कि अपने देश में यदि कोई इस तरह का स्टार्टअप हो रहा है, कोई इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जब ये कंपनी कई सारे उत्पाद इसने प्रारंभ किए, जैसे अगर बात करें शहद की बात करें, तो इसका ये दावा था कि जो बाकी कंपनियां हैं उनकी अपेक्षा इनके
तुलना में क्या है कि उनका जो स्तर है, उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी निम्न स्तरीय है, उनकी जो गुणवत्ता है वो कमज़ोर है। जैसे इन्होंने बताया कि जो हमारा घी है वो क्या है कि उसकी जो प्योरिटी है वो अन्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। ये सारे जो मुद्दे थे, इस कारण से कंपनी काफ़ी चर्चा में थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर कई सारे आरोप लगने लगे। और बाद में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया और उसने ये कहा कि इसके कई सारे जो उत्पाद हैं वो मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। यही नहीं, जब कोरोना काल था उस दौरान भी इनके बड़ बोलेपन या कंपनी का ये जो दावा था कि उनकी कुछ जो दवाएं हैं वो क्या है कि कोरोना को समाप्त करती हैं, और वो क्या है कि अंग्रेजी दवाओं पर क्या है कि भारी है, यानी अंग्रेजी दवाएं जो नहीं कर पा रही हैं वो इनकी जो कंपनी है उसके द्वारा जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाई गई हैं वो उसको कर सकती हैं। या बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके सफल इलाज का दावा इनकी कंपनी की, उस कारण से भी क्या है कि कई सारे मामलों में इनकी फटकार कोर्ट ने भी लगाई है। लेकिन बाद में जो मामला है, जैसे अगर बात करें इनका जो शहद है काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लेकिन वो जो शहद उसकी जब जांच हुई, परख हुई, या कह सकते हैं कि लेबोरेटरी में जब वो गया और उसकी अच्छी तरह से परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि वो शहद कम है, चीनी अधिक है। यानी कि बाकी अन्य कंपनियों की तरह ये भी क्या है कि खोखले वादे ही कर रहे। यही नहीं, इनके कई सारे जो प्रोडक्ट थे उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, और उसके बाद क्या है कि ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसकी जांच करवाई और उसमें क्या है कि ये जो इनके कई सारे उत्पाद हैं वो जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो मानक होते हैं, उस पर खरे नहीं उतरे। और उसी के संदर्भ में एक मामला आया और लगभग इनके 14 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो विनिर्माण लाइसेंस हैं उनको कैंसिल किया और ये आदेश दिया कि इसको कंपनी क्या करे कि तत्काल इनके उत्पादन को रोक दे। यही नहीं, बड़े स्तर पे चूंकि ये कंपनी अब छोटी कंपनी नहीं रह चुकी है और इसके एडवर्टाइजमेंट जो है, प्रचार है, जो विज्ञापन है, वो जो मीडिया है उसके सभी फॉर्मेट पे बड़े स्तर पे संचालित किए जाते हैं। उसी कारण से क्या है कि कोर्ट ने ये कहा कि जो रामदेव हैं वो क्या करें कि इनके उत्पादन को रोक दे। यही नहीं, चूंकि क्या है कि इनके जो प्रचार किए जाते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, वो बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े न्यूज़ जो फॉर्मेट हैं उन पर बड़े कह सकते हैं कि आर्टिकल के द्वारा ये प्रकाशित होता है। तो ये भी कहा कि चूंकि आपने इसको बड़े स्तर पे प्रचारित किया है, जो भी विज्ञापन कंपनियां हैं उनको भी लताड़ लगाई, बोला कि जिस तरह से आपने इनका विज्ञापन किया है उसी प्रकार से अगर किसी भी उत्पाद का आप प्रचार कर रहे हैं तो ये स्पष्ट उपभोक्ताओं को बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितना सही है, कितना उपयोगी है, कितना कारगर है, ये उसकी जो गुणवत्ता है वो खरे मानकों पर सही है या नहीं है। और यदि आपने किसी भी इस तरह के उत्पाद का गलत विज्ञापन दिया है तो आप फिर उसको स्पष्ट कीजिए कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट था वो इस स्तर का नहीं था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश आया बाद में, चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसके बारे में आप माफ़ीनामा मांगिए कि आपने जो प्रोडक्ट इस तरह का प्रचारित किया, इसको जो आपने बताया वो सही नहीं उतरा, तो इसके संदर्भ में आप माफ़ी मांगिए। तो इनके द्वारा क्या किया गया कि छोटे से कह सकते हैं आर्टिकल के द्वारा या छोटा सा एक माफ़ीनामा किसी न्यूज़पेपर में डाला गया, जिसके बाद से कोर्ट भड़क उठा। कोर्ट का ये कहना था कि जिस स्तर पे आप बड़े होर्डिंग, बड़े कह सकते हैं कि एड चैनल्स या कह सकते हैं प्रिंट जो मीडिया है वहाँ पर इसका प्रचार जिस माध्यम से आप करते रहें, उसी प्रकार से अब ये भी स्पष्ट कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस स्तर का है। अगर नहीं है तो ये उपभोक्ताओं को बताने का आपका दायित्व है या जो भी विज्ञापन कंपनियां हैं उनका ये दायित्व है। यही मूल मामला था और इसी के संदर्भ में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सारे आउटलेट से जितने भी पतंजलि के स्टोर्स थे या जहां भी ये प्रोडक्ट बिक रहे थे, इनको पूरी तरह से रोका जाए, वहां से वापस कह सकते हैं रीस्टोर किया जाए और इनके विज्ञापन से संबंधित पूरी तरह से बैन किया जाए और उससे संबंधित जो भी माफ़ीनामा है उसको खास तौर पे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। ये अलग बात है कि इस पर जो कंपनी थी वो पूरी तरह से इस आदेश का पालन नहीं किया और इसके बाद कह सकते हैं कि इस पर कोर्ट प्रोसीडिंग का भी मामला कह सकते हैं अवहेलना का
जो कंपनी है उस पर दर्ज किया गया है और उसका ये इस समय क्या है कि दंभ झेल रही है। और इसी के संदर्भ में अभी जो हाल में मामला आया कि पतंजलि ने कोर्ट में ये कहा कि हमने ऐसे जो 14 उत्पाद हैं उनके विनिर्माण लाइसेंस जो रद्द हुए थे उनकी बिक्री बंद कर दी है। तो ये पूरा मामला था। अब इसी में अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जुलाई को पतंजलि आयुर्वेद की यह दलील दर्ज कर ली कि उसने क्या किया है कि जो भी एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं उन्हें निर्देश दिया है कि उसकी 14 जो हर्बल दवाइयां हैं उनको दुकानों से हटा ले। और जिनके लिए क्या है कि ये भी कहा गया है, अगर हम बात करें तो इनके लिए जो लाइसेंस निलंबित किए गए थे उनके बारे में कहा गया। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो रामदेव हैं इनके द्वारा स्थापित जो कंपनी है जो शीर्ष अदालत के आदेशों का ये लगातार उल्लंघन का मामला झेल रही है। कह सकते हैं कि जो भ्रामक विज्ञापनों का समर्थन करने के लिए अवमानना कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है, उसका कह सकते हैं मामला इसके ऊपर चल रहा है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इन उत्पादों पर विज्ञापन वापस लेने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अनुरोध किया गया। कंपनी ने क्या है कि ये कहा है कि जो भी सोशल मीडिया हैं, जो हमारे कह सकते हैं कि पार्टनर्स हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनसे ये हमने अनुरोध किया है कि जो विज्ञापन है उनको वापस लिया जाए तत्काल। लेकिन क्या है कि अभी भी इसमें लेट लतीफ़ी कंपनी के द्वारा देखी जा रही। पतंजलि ने कहा है कि उससे जुड़े हुए मीडिया संस्थानों या कंपनी द्वारा विशेष रूप से नियुक्त मीडिया संस्थानों को किसी भी रूप में 14 ये जो केमिकल्स हैं इनके बारे में जो विज्ञापन है वो प्रसारित करना बंद करने को कहा गया। यानी कि मामला यही है कि कंपनी पूरी तरह से ये कह रही है कि हमने ये अपने 14 जो उत्पाद हैं इनको पूरी तरह से रोक दिया है। जो इनसे जुड़ी हुई कंपनियां थी उनको भी विज्ञापन करने से मना कर दिया गया है। अब इसमें देखिए बात करें कि आखिर जो कोर्ट है इसकी क्या रिएक्शन, इसका क्या प्रतिक्रिया है। तो जो न्यायमूर्ति इसके 2 खंडपीठ जो जज थे खंडपीठ के, उसमें जो हेमा कोहली है या संदीप मेहता है, इनका ये कहना है कि पतंजलि को 2 सप्ताह में हलफनामा दायर कर यह बताने का कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया माध्यमों ने वास्तव में पतंजलि के अनुरोध पर विज्ञापन वापस लिए हैं या नहीं। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो कंपनियां हैं वो इस पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस निर्देश का फॉलो नहीं कर रही हैं। और इसी पर कोर्ट ने ये सख्त निर्देश दिया है कि पतंजलि जो कंपनी है उसको ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने निर्देश दे दिए हैं जो भी सोशल मीडिया है या फिर जो भी इनके कंपनियां इनसे रिलेटेड है कि वो इसके विज्ञापन रोक दे या फिर इनका जो उत्पादन है अलग अलग कह सकते हैं जो बिक्री है वो पूरी तरह से रोक दिया गया। क्या इसको पूरी तरह से लागू किया गया है, ये कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि 7 मई को दिए गए उसका जो आदेश था कि विज्ञापनदाताओं को निर्देश दिया गया था कि वे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, ऑनलाइन मीडिया में उत्पादों का प्रचार करने से पहले स्वयं ये घोषणा करें कि ये जो उत्पाद है ये विशेष रूप से जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है और खाद्य क्षेत्रों के बारे में गलत बयानी या झूठे दावे तो नहीं कर रहे। मूल मुद्दा यही है। कोर्ट का ये कहना है कि जो भी कंपनी विज्ञापन देती है या जो विज्ञापन कंपनी है वो स्पष्ट करे कि जो भी प्रोडक्ट है, मूल रूप से जो खाद्य पदार्थ वाले प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कि वो हेल्थ से जुड़े हुए कितने सही हैं, क्या वो वाकई हेल्थ के लिए अच्छे हैं। दूसरी बात करें तो उनका जो बयान है जो उसमें बताया गया है विज्ञापन में, क्या वो सही है और कितना सही है। और इसका उद्देश्य कुछ इस तरह का इन कंपनियों के ऊपर दबाव बनाना नहीं है, बल्कि उद्देश्य क्या है कि इनको परेशान करने के बजाय क्या है कि विशेष क्षेत्रों और पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि क्या है कि समाज में जो कह सकते हैं तेजी से गलत खाने के प्रति जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोगों के बीच में जो विभिन्न बीमारियां खाने या इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन है उनके कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसको रोका जा सके। यही नहीं, एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ द इंडिया और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे जो बड़े ग्रुप्स हैं, इन्होंने 7 मई के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग भी की है। यही नहीं, शीर्ष अदालत में हस्तक्षेप करने का भी आवेदन किया। ये जो बड़े ग्रुप्स हैं इन्होंने इसके संदर्भ में ये बातें कही हैं, लेकिन पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 7 मई के आदेश की पृष्ठभूमि में
जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनके साथ साथ उद्योग के हितधारकों के साथ भी क्या है कि विचार विमर्श सत्र आयोजित करने को कहा है। किस कारण से कहा है? तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे से निपटना, उनको हल करना, यही नहीं जवाबदेही तय करने के लिए एक मजबूत नियामक तंत्र की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। यही नहीं, इससे संबंधित जो भी कह सकते हैं समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना है। तो ये कहा गया, यही नहीं इसमें यह भी कहा गया कि उद्योग को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना कोर्ट का कोई इस तरह का कह सकते हैं कि मंशा नहीं है कि इस कारण से हम इस तरह के नियम बना रहे हैं, बल्कि क्या है कि सरकार को इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या होना चाहिए, आगे आना चाहिए और इसके लिए विचार करना चाहिए। यही नहीं, केंद्र को 3 सप्ताह में बैठकों के नतीजे का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। यानी कोर्ट ने जिन जिन मंत्रालयों को इससे जोड़ा है उनके लिए जो भी निर्देश दिए हैं उसके बारे में ये कोर्ट का कहना है कि 3 सप्ताह में इसके जो इससे जुड़ी जो बातें हैं वो स्पष्ट करें। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, भारतीय चिकित्सा संघ के द्वारा जो दायर अवमानना याचिका है इस पर पहले की सुनवाई में अदालत ने जो पतंजलि कंपनी है यानी जो रामदेव हैं उनके जो सहयोगी आचार्य बालकृष्ण हैं, इनके इस दावे के लिए भी फटकार लगाई है कि उनके उत्पाद जो हैं, जो डायबिटीज है, मोटापा है या यकृत से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, माहवारी से संदर्भ में जुड़ा हुआ, ये कहा गया कि उस दौरान जो भी समस्याएं हैं उनके लिए क्या है कि इनकी जो दवाइयां हैं वो 100% कारगर हैं, वो ठीक कर सकती है। यही नहीं, कोविड-19 तक ठीक या कोविड-19 में जो कोरोना हुआ था उसके ठीक करने संबंधित जो इनके दावे थे उसके संदर्भ का हवाला देते हुए क्या है कि कोर्ट ने इनकी फटकार लगाई है। और अगर बात करें तो जो औषधि इनके हैं उनको चमत्कारिक बताया गया है, उपचार योग्य बताया गया है। इसके संदर्भ में भी क्या है कि जो बात करें तो आपत्तिजनक जो विज्ञापन अधिनियम 1954 है उसके नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने के बारे में भी कोर्ट ने इनकी फटकार लगाई है कि ये जो विज्ञापन अधिनियम है इसके मानकों पर ये जो विज्ञापन है वो खरे नहीं उतरे। तो ये काफ़ी मामला उठा है और इसमें ये जो मामला है ये कई बार मामला कोर्ट तक पहुंचा। इसके संदर्भ में कई बार कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं, लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरह से हल नहीं हुआ क्योंकि जो पतंजलि कंपनी है इसने पूरी तरह से कोर्ट का कह सकते हैं कि अभी तक तो अवहेलना किया है और इसी कारण से इनके ऊपर केस भी चल रहा है। अब बात कर लें कि 7 मई के आदेश में जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क 1994 के जो नियम है उसका भी उल्लंघन किया गया है क्योंकि इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर उसकी हम बात करें तो इसके नियम 7, ये जो रूल नंबर 7 है उसकी बात इस पूरे कह सकते हैं निर्णय में आया है, यानी जो ये मामला चल रहा है इसमें ये कहा गया है कि विज्ञापनों को प्रदर्शित करने, उनके छापने, प्रसारित करने और पहले से स्व घोषणा को अनिवार्य बना दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों में निर्माताओं, सेवाओं प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के द्वारा जो भी बिक्री के लिए पेश किए जा रहे उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का जो उपभोक्ता का मूल अधिकार है, उसका कह सकते हैं कि ये राइट्स है कि वो जाने, उसका क्या है कि इसमें उल्लंघन किया जा रहा है। और इसमें अगर हम बात करें कि जो टीवी चैनल्स हैं इसमें विज्ञापन चलाने के जो इच्छुक विज्ञापन दाता हैं उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल पर अपनी स्व घोषणा अपलोड करनी होगी। यानी ये बताना होगा कि जो उनके प्रोडक्ट हैं वो हेल्थ के प्रति कितना लाभकारी है या उसके बारे में उसके जो मानक हैं, जो भी कानून है उस पर वो कितना खरे उतरते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के संदर्भ में न्यायालय ने कहा था कि भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं वो 2022 के तहत झूठे विज्ञापनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में वास्तव में बहुत कम या कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसमें ये भी दिशा निर्देश हुआ कि जो सरोगेट विज्ञापन है, जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है, ये मुफ्त दावों के विज्ञापन है।
ये क्या है कि इसमें सच्चाई नहीं है। और ये कहा गया कि बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन और कानून के द्वारा निषिद्ध विज्ञापनों के निषेध से ये संबंधित हैं। विशेष रूप से एक तरह से क्या है कि ये चारा विज्ञापन है और समर्थक और सरोगेट विज्ञापन को भी परिभाषित करते हैं। तो ये देख लेंगे कि आखिर क्या होता है ये। इसमें अगर हम बात करें तो ये मामला पहले ही आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्या है कि बैन लगा दिया था। जो रामदेव से संबंधित जो भी मामले आए थे या इनके जो एडवर्टाइजमेंट उत्पाद के आते थे उन पर ये बैन लगा दिया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाए तो न्यायालय ने ये कार्रवाई की थी क्या, तो जो इनके 14 हर्बल प्रोडक्ट थे उनको पूरी तरह से क्या है कि बैन कर दिया था। और इसी में क्या है कि रामदेव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी देखने को मिली। और ये काफ़ी खतरनाक होता है। क्यों होता है कि यदि इसमें कोर्ट आपको बुलाता है तो मना नहीं करना है, क्योंकि मना किए तो आपके ऊपर बड़े कह सकते हैं कि इसमें अपराध आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। और इसी कारण से जब भी अवमानना का केस आता है तो इसमें तत्काल वहां पर हाजिर होना पड़ता है। और पहले से क्या है कि कंपनी जो है ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का मामला अपने ऊपर झेल रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है वो मानकों पर सही नहीं है। तो क्या सरकार इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है? जैसे अगर बात करें तो सरकार को भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? या इससे संबंधित क्या है कि सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती है? जैसे अगर बात करें तो अपने देश में जैसे कोल्ड ड्रिंक की ही बात करें तो बड़े स्तर पे कोल्ड ड्रिंक जो है वो खरे या मानकों पर सही खरे नहीं उतरते। या फिर कहें जैसे अभी आज का या ये जो सीजन है ये आमों का सीजन है, बड़े स्तर पे आम से क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं लेकिन उसमें आम की जो मात्रा है वो कम है, चीनी की मात्रा अधिक है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उन पर क्या सरकार को जांच नहीं करवानी चाहिए? या ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सरकार को लोगों को जागरूक नहीं करना चाहिए? या इन कंपनियों के ऊपर क्या है बैन नहीं लगाना चाहिए? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें कि जब कोरोना काल में ये पतंजलि ने ये दावा किया था कि उसकी जो दवाएं हैं वो अंग्रेजी दवाओं से भी कारगर हैं और वो पूरी तरह से क्या है कोरोना को ठीक कर सकती हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में कंपनियां दावा करती हैं कि वो अन्य से क्या है कि विशेष हैं। तो ये मामले होते हैं जो स्वास्थ्य दावे को लेकर जो अलग अलग कंपनियां दावा करती हैं उनके ऊपर क्या है कि कार्रवाई या जांच होनी चाहिए। और इसके लिए क्या है कि नियामक कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायिक निरीक्षण होना चाहिए। तो ये जो मुद्दे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण अधिनियम भी आपके लिए जरूरी है जो आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे? तो दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करने, इसके कह सकते हैं कि जादुई जो गुण कहे जाते हैं या उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाने और उससे जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनसे कह सकते हैं कि उनको हल करने के लिए क्या है कि वर्ष 1954 में क्या है कि ये अधिनियम लाया गया था। तो देखिए ये काफ़ी पहले अधिनियम आया लेकिन आज भी क्या है कि इसको पूरी तरह से अपने देश में लागू नहीं किया जा रहा है और इसका पालन नहीं करने का ही परिणाम है कि इस प्रकार के जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। और अगर इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो औषधियों के विज्ञापन की पद्धति को विनियमित करना, यही नहीं कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को क्या है कंट्रोल करना, और यही नहीं जादुई गुणों वाले जो कथित उपचारों के विज्ञापन हैं उन पर रोक लगाना। बहुत सारे ऐसी कंपनियां होती हैं जो बिना सिर पाँव के ये कहती हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये अमुक कह सकते हैं रोग है या कोई खास बात है, उसको पूरी तरह से उसका समाधान है। तो इस पर भी क्या है कि ये जो अधिनियम है ये रोक लगाता है। दूसरी अगर बात करें विज्ञापन की तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी दवा से संबंधित किसी भी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दवा के वास्तविक चरित्र के बारे में गलत सूचना देता है या दवा के लिए झूठा दावा करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि आपको जानकारी नहीं है,
जैसे सामान्य तौर पे आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं वो कुछ खास उत्पादों के बारे में कुछ घोषणा करते हैं, जानकारी देते हैं, जबकि उनको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। ऐसे ही अगर बात करें तो इस अधिनियम के तहत विज्ञापन में जो शामिल है वो कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज, मौखिक रूप से कोई भी घोषणा इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर दवाइयों की बात करें तो इस अधिनियम के तहत दवाइयों में जो शामिल है वो मनुष्यों और जो जानवर हैं उनके आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए कोई भी जो दवा है उसको इसमें शामिल किया गया है। मनुष्यों या जानवरों में बीमारी के निदान, उससे संबंधित जो भी क्योर है, इलाज है, संबंध, उपचार या रोकथाम के लिए इसमें उपयोग किए जाने के लिए कोई भी जो पदार्थ शामिल है, मेडिसिन जो शामिल है उसको शामिल किया गया है। और भोजन के अलावा कोई भी वस्तु जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से मनुष्य या जानवरों के शरीर की संरचना या फिर कहें कि उसके जैविक कार्य को प्रभावित करती है, वो दवाइयाँ इसमें शामिल है। और इसमें क्या है कि दंड का भी प्रावधान दिया गया है। क्या है तो पहली बार दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने तक क्या है कि कारावास या फिर जुर्माना या दोनों ही क्या है कि ये दंड दिए जा सकते हैं। यही नहीं, पहली बार के बाद दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है या दोनों दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। तो ये जो अधिनियम है इसके बारे में हमने देख लिया। अब इसमें 1-2 टर्मिनोलॉजी है उसको भी देख लेते हैं कि आखिर जो भ्रामक विज्ञापन है ये किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में जो जानकारी दी गई है, जो सूचना दी गई है वो संबंधित प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती है। जैसे यदि कहा जा रहा है कि यदि ये दवा आप खा रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये जो बीमारी है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करें कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यदि इसका उपयोग करेंगे तो ये आपको फायदे प्राप्त होंगे। जैसे बहुत पहले एक क्रीम था जिसका नाम था फेयर एंड लवली। इसके नाम में ही लिखा है कि फेयर एंड लवली, यानी कि इसका अगर उपयोग करेंगे इस प्रोडक्ट का तो जो चेहरा है वो फेयर हो जाएगा, लवली हो जाएगा। और यही कारण है कि बाद में इस कंपनी को अपना नाम भी परिवर्तित करना पड़ा था, क्योंकि कुछ लड़कियों या कहें तो इसके जो उपभोक्ता हैं उन्होंने कोर्ट में ये मामला डाला कि ये जो विज्ञापन है ये क्या है कि पहली बात तो ये सही नहीं है, दूसरी बात क्या है कि कुछ खास जो वर्ग हैं यानी कि जो सुंदर बहुत नहीं है, काली है, सावली है, जो फीमेल्स लड़कियां, उनके प्रति क्या है कि भेदभाव भी प्रदर्शित करता है। तो ऐसे जो विज्ञापन है उन्हीं को भ्रामक विज्ञापन कहते हैं। यही नहीं, सरोगेट जो विज्ञापन होता है ये क्या होता है तो ऐसे विज्ञापन जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को सीधे तौर पे नहीं दिखाया जाता है बल्कि क्या है कि दूसरे प्रोडक्ट के माध्यम से इसको प्रचारित किया जाता है। जैसे अगर बात करें कि शराब को म्यूजिक सीडी या सोडे के तौर पे दिखाना, या जैसे कोई गुटखा है उसको ये दिखाना कि ये क्या है कि ये केसर है, तो क्या है कि डायरेक्ट इसमें उत्पाद को नहीं दिखाकर क्या है कि बाई प्रोडक्ट के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे जो कह सकते हैं प्रोडक्ट हैं या जो विज्ञापन है उनको सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए इस समय क्या है कि जो पतंजलि कंपनी है उसकी जो समस्याएं हैं वो कम होने वाली नहीं है। जैसे आज एक और मामला देखने को आया जिसमें यह कहा गया कि ट्रेडमार्क के उल्लंघन के संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के लिए क्या है कि पतंजलि को 50 लाख जमा करने का निर्देश आया है। यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को एक अन्य कंपनी के द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादन को या जो उनका प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको बेचने से रोकने वाले उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए क्या है कि 50 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी क्या है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसके निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं कर रही है। और ये क्या है कि हमारे समाज के लिए काफ़ी घातक है, खतरनाक है। तो अब क्या है कि इस कंपनी के संदर्भ में कोर्ट के जो डिसीजन आने वाले हैं और किस हद तक ये कंपनी सुधर जाती है ये हमें देखने वाली बात है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के
प्रोडक्ट बनाती हैं जिनका हमारे समाज के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज का ये मुद्दा था जिसके बारे में हमने देखा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।